नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। देश में चुनाव के सभी चरणों की समाप्ति के बाद अब कयासों का दौर तेज़ हो गया है। जबलपुर में मतगणना के लिए चंद घंटों का ही फासला बचा है। ऐसे में इस बात के कयास लग रहे हैं, गुणा भाग हो रहे हैं कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा और हार का स्वाद किसे चखना पड़ेगा। इसी बात को टटोलने के लिए हम भी निकले हैं और आज बात करने जा रहे हैं महापौर प्रभात साहू से। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार के समीकरणों की बातें की जा रही है, किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधने वाला है। महापौर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, चारों तरफ एनडीए और भाजपा की ही बात हो रही है, बहुत उत्साहित होंगे। निश्चित रूप से उत्साह की बात है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने जा रही है और लंबे समय के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का वातावरण है। और पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी घटनाक्रम इस देश के अंदर घटे, उसके कारण से पूरे देश में एक निराशा का वातावरण था। आम आदमी निराश था, व्यापारी निराश था, उद्योगपति निराश थे। एक वातावरण ऐसा लग रहा था कि इस देश में सरकार है भी कि नहीं है। 125 करोड़ का ये देश और जिसका नेतृत्व यदि प्रधानमंत्री कर रहा हो और वो अपनी बात कहने की स्थिति में ना हो, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी होगा नहीं। आज़ादी के बाद इतना कमज़ोर प्रधानमंत्री शायद देश में पहली बार आया हो। और ऐसे समय में जब नरेंद्र मोदी जी सामने आए तो उनका व्यक्तित्व, उनके काम करने की शैली और गुजरात में जो कुछ भी उन्होंने करके दिखाया, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से एक परिवर्तन का वातावरण पूरे गुजरात के अंदर बना और लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, विकास के रास्ते पर गुजरात को एक विकास के मॉडल के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो एक विश्वास गुजरात की जनता का जीता और पूरा संदेश जो देश के अंदर गया कि वास्तव में यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर जब इच्छा शक्ति हो, काम करने का विज़न हो, तो उसका एक लाभ देश को मिलता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कुछ भी गुजरात के अंदर किया, एक विकास के मॉडल के रूप में गुजरात को सामने रखा और फिर पूरे देश के अंदर जो वातावरण बना, मैं समझता हूँ कि एक मजबूत सरकार के रूप में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर आज बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ आशावंत थे। और हम सब नहीं, जनता भी ये मान रही है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी को एक बार जवाबदारी दी जाना चाहिए। क्योंकि पिछले आप देखो 10 सालों का जो घटनाक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि खराब हुई, धूमिल हुई। छोटे छोटे देश हमें आग दिखाने की स्थिति में आके खड़े हो गए। हम उनको कोई जवाब समय पर नहीं दे पाए, तर्क वितर्क करते रहे। समय पर जो जवाब उनको देना चाहिए वो नहीं हो पाया। उसके कारण से कहीं ना कहीं देश कमज़ोर बना। भ्रष्टाचार के मामले में तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद शायद पहली बार ऐसी कोई सरकार बनी जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया हो। आम आदमी भयभीत हो गया, उसको लगा कि वास्तव में कहाँ ले जाकर इस देश को खड़ा करेंगे। उद्योगपतियों में एक निराशा का वातावरण है और ऐसे समय जब नरेंद्र मोदी जी आए, उनके विराट व्यक्तित्व ने, उनकी कार्यशैली ने जनता के बीच में एक विश्वास जगाया कि नहीं, अब देश को एक मजबूत सरकार चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि हमारा ये विश्वास है कि 16 तारीख को जब रिज़ल्ट आएंगे और जो सारे परिणाम और जो सब कुछ सामने आ रहा है, उससे तो निश्चित रूप से लग रहा है कि वैसे एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा भी एक बात रही है कि वरिष्ठों को दरकिनार करके मोदी जी प्रोजेक्ट हुए हैं। हालांकि इसमें काफ़ी पोस्टमार्टम हुआ, काफ़ी सारी बातें भी हो चुकी। कोई मलाल आपको नहीं होता कि जिस प्रकार से जिनने जनसंघ की नींव रखी, आज उनको हाशिए पर रखकर जो है सत्ता के ख्वाब देखे जा रहे हैं, सत्ता बनाने के करीब पहुँच रही? देखिए, मैं उसको दूसरी बात देखता हूँ कि यदि आज मैं महापौर हूँ तो मुझे इस बात का कहीं कोई घमंड नहीं कि मैं अपने व्यक्तित्व के कारण, अपनी कार्यशैली के कारण महापौर हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के महापौर के रूप में यदि मैं काम कर रहा हूँ, हमारे विधायक, हमारे सांसद हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है वो जनसंघ से शुरू हुई थी। उस समय मेरे पिता श्री चिंतामन साहू, लालजी साहू, अम्बिकेश्वर दुबे, बाबूराव परांजपे, ओंकार तिवारी, श्रीमती जयश्री बनर्जी, सुभाष बनर्जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर को संजोया, इस पूरे जनसंघ के पार्टी को, संगठन के संगठनात्मक ढांचे को। पुराने लोग बताते हैं कि आज तो संसाधन है, एक गाड़ी मांगो तो 10 गाड़ियाँ हैं। एक समय था कि लोग, हमारे पिताजी वगैरह पिछले बार जब गौर साहब आए तो उन्होंने बताया कि विदिशा के उपचुनाव में लोग बसों पे गए काम करने, तो उस समय संसाधन नहीं थे। और मैं समझता हूँ कि इनके संघर्ष, आपातकाल लगा, 19 महीने सारे पार्टी के लोग जेलों में रहे, परिवार बिखर गया, टूट गया। तो ये इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि इन सारे बुजुर्गों की पुण्याई के कारण जनसंघ से चली वो यात्रा आज भारतीय जनता पार्टी का एक वटवृक्ष जो है
उसमें हमारे पार्टी के बहुत सारे बुजुर्ग, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बहुत सारे ऐसे ये भारतीय जनता पार्टी का जो वृक्ष है। मैं समझता हूँ कि जब पार्टी कहीं चलती है तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को हम लेकर चलते हैं, इनका आशीर्वाद, इनका स्नेह और ये सब सारी बातें चलती हैं। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि आज जिस जगह पर हम जहाँ पर भी खड़े हैं, इसमें पार्टी के बड़े नेताओं की पुण्याई कह लें, उनका संघर्ष कह लें, उनका तप कह लें, उसके कारण से आज उनकी छाँव में हम सब खड़े हैं। वैसे प्रभात जी, जबलपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो क्या प्रेडिक्शन है, किस प्रकार के नतीजे आप निकाल पा रहे हैं आज के अभी की स्थिति में, चूँकि मतगणना भी हुई नहीं है? नहीं, मेरा तो मानना है कि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज जी ने जब नेतृत्व संभाला और हम सब लोगों ने नगर को, सत्ता को संभाला, आप ये देखिए कि मैं अपने कार्यकाल की बात करूं तो मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पिछले 4 साल के, 4.5 साल के कार्यकाल में हमने जितने विकास के कामों किए, तो ये मेरा अकेला कोई इसमें योगदान नहीं है। इसमें हमारे विधायक, हमारे सांसद और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हम पर संरक्षण रखा। आप याद करो, यदि 10 साल पहले, 8 साल पहले आप चले जाओ तो जबलपुर में 1 करोड़ की सड़क बनाने के लाले पड़ते थे। 1 करोड़ की सड़क नहीं बन पाती थी, हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाते थे। पर आज ये स्थितियां हैं कि यदि मैं गिनाने बैठूंगा तो 1 करोड़ से ऊपर की कम से कम 40 से 50 सड़कें गिना सकता हूँ। ये सब संभव हो पाया और जबलपुर के जो विकास को हमने एक जामा पहनाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का जो सपना था कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश, तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने जब जबलपुर महानगर या जो शहरी क्षेत्र में विकास, सड़क, पानी, नगर निगम का जो काम है, मूलभूत जो काम है कि सड़क, नाली, पानी, बिजली, ये तमाम काम को हमने बहुत बेहतर ढंग से किया। मतलब आपके कहने का आशय ये है कि अगर भाजपा को जीत नसीब होती है तो उसमें आपका भी योगदान रहेगा, नहीं, हमारा नहीं, महापौर के नाते? नहीं, व्यक्तिगत मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हम सब परिवार के रूप में काम करते हैं, पार्टी के रूप में काम करते हैं और यदि जबलपुर में जीत होती है तो इसका पूरा का पूरा श्रेय शिवराज जी, नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उनके विराट व्यक्तित्व को जनता चाह रही, मान रही, उनकी योजनाएं, उनके काम करने के तौर तरीक़ों। हम सब तो उसमें काम करने वाले एक सिपाही हैं। हमको तो जहाँ जिस जगह तैनात कर दिया था, हम सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं। वैसे आकलन की बात की जाए तो कितना फिगर रहेगा, आंकड़ा कुछ अंदाज के हिसाब से? मेरा जो आंकड़ा है वो ये है कि 1 लाख से ऊपर का हमारा जीत जबलपुर संसदीय क्षेत्र की होना चाहिए। इतनी बातें ज़रूर की जा रही, लेकिन दावे के साथ कोई भी भाजपा के नेता ही दबी जबान से ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत मजबूत थे, ईमानदार और स्वच्छ छवि के थे। क्या आप मानते हैं कि इससे कोई स्थिति, चुनौतियाँ बढ़ गई थी भाजपा के लिए? देखिए, 2 बातें हैं कि अगर थोड़ा सा पीछे जाओगे, विधानसभा चुनाव के समय हमने एक बात जनता के बीच में बोला था कि फिर भाजपा, फिर शिवराज। शिवराज जी ने जो काम किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर समाज के हित में, शहर के लिए, शहर के विकास के कामों को लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के निचली इकाई से लेकर ऊपरी इकाई तक के लिए जो काम किए, और उस सारे कामों का विश्वास जनता पर था और उस सारे विश्वास को लेकर हम जब चुनाव में गए तो फिर भाजपा से शिवराज। और आप देखेंगे रिजल्ट सामने आया कि हम कहाँ मान रहे थे कि 135-40 के आसपास 165 पहुँचे। आज डबल प्लस है। प्रदेश की जनता शिवराज जी के प्रति, उनके कामों के प्रति पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहती है। और ऐसे समय में शिवराज जी के साथ जब नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ तो जनता का विश्वास दोगुने चरण सीमा पहुंचा। और मुझे लगता था कि मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता है, चूँकि मध्य प्रदेश यदि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, विकास के रास्ते पर चलेगा, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी आवश्यकता पड़ेगी। और पिछले 10 वर्षों हमने इस त्रासदी को भोगा है। हमने बहुत सारी योजनाओं को प्रदेश सरकार को भेजा, प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार को गई, पर केंद्र सरकार के बाद जाके लटक गई। पर यदि ये चैनल हमारी बन गई, प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री से हम सड़कों के लिए पैसा मांगते हैं, तो आप याद होगा कि आज़ादी के बाद शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने शहरी विकास के लिए 25 से 30 करोड़ रुपये दिया हो। कभी नहीं हुआ ऐसा, ये पहली बार ऐसा हुआ। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जबलपुर के विकास को हाथों हाथ लिया। और आज जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ कि जबलपुर को तो बहुत इसका लाभ इसलिए मिलेगा कि मैं जो कुछ देख पा रहा हूँ कि जबलपुर में विकास की अपार संभावना है, राशि की आवश्यकता है। और जब ये योजनाएं हम बनाकर प्रदेश सरकार को भेजेंगे, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से जबलपुर की जनता को उसका बहुत लाभ। आपने कहा कि प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने पहली बार नगर निगम को इतनी राशि दी है, लेकिन ये भी स्थितियां पहली बार ही देखने मिली कि लेट लतीफ़ी हो, चाहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर हो। छोटी लाइन फाटक से लेकर ग्वारीघाट रोड 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। सड़कें मुख्यमंत्री अधोसंरचना से बन रही हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता आपसे छुपी नहीं है। देखिए, 2 बातें हैं, तो दोनों चीज़ें, अगर इस बात से सहमत हूँ, राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले, चाहे महापौर के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे सांसद के रूप में हो, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो,
हम सब जनप्रतिनिधि हैं, हम कोई आर्किटेक्ट नहीं, इंजीनियर नहीं, हम कोई बिल्डर नहीं। हमारा तो विज़न रहता है कि हम शहर को क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई परहेज नहीं है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लेट लतीफ़ी के कारण से जो एक ड्रीम रोड थी, पर वहीं दूसरी ओर यदि आप देखेंगे कि जब मुख्यमंत्री जी जबलपुर आए और हमने सिर्फ गाड़ी में बैठकर उनसे बात की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई साहब, जबलपुर की एक सड़क है कटंगा से ग्वारी घाट, ये 4 लेन बनना आज इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, तो नर्मदा जी के जाने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, दूसरी आसपास जो कॉलोनियाँ हैं उस कॉलोनियों का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसलिए पूरा ट्रैफिक इस सड़क पर आता है। और उन्होंने मुझसे पूछा कि इस सड़क के बनने में कितना पैसा खर्च होगा। हमने अनुमान उस समय बताया था कि लगभग 25 करोड़। गाड़ी में बैठकर बात हो रही, मैं भोपाल नहीं गया, गाड़ी में बैठकर बातचीत होते समय जब हम सर्किट हाउस पहुँचे तो जब हमने उनको पूरा डिटेल बताया कि इस पर इतना ट्रैफिक चलेगा और ये एक ड्रीम रोड है, जबलपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड है, उन्होंने तत्काल भोपाल बात की, खाना खाते समय बात की भोपाल, और भोपाल से उन्होंने सहमति ली। और फिर जब हम वापस कार्यक्रम में, अंतिम कार्यक्रम में, अगर आपको याद होगा कि हम मेडिकल पहुंचे थे, वहां पर हमने मंच पर इस बात की मांग की और उन्होंने उसका घोषणा की। आप याद करें कि पहले भी घोषणाएँ बहुत होती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने जिस बात की घोषणा की और 3 महीने के अंदर वो राशि पीडब्ल्यूडी को मिल गई। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जवाबदारी बनती थी। हमने लगातार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बोला कि आपको यदि कहीं कोई तकलीफ जा रही हो, पोल शिफ्टिंग में जा रही हो, पेड़ों की कटाई में जा रहे हो, माननीय न्यायालय के सामने यदि आप अपना पक्ष रखकर, क्योंकि ये बात है कि यदि हम 100 पेड़ काटते हैं तो हमको 1000 पेड़ लगाना चाहिए। पर्यावरण की चिंता करने का काम भी हमारा है। सड़कों का चौड़ीकरण करने का काम भी पीडब्ल्यूडी का था। पोल शिफ्टिंग का काम निश्चित रूप से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इसमें लेट लतीफ़ी की। और अभी भी चुनाव के दौरान मैंने जब आचार संहिता जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को बोला कि आज हम तो बात नहीं कर सकते लेकिन आप बात करो, और उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग की है, पर जिस तेज़ गति से काम होना था वो काम नहीं हुआ। इतनी देर की बातचीत में आपने एक बार भी सांसद राकेश सिंह का नाम नहीं लिया, भाजपा के प्रत्याशी का, कोई खास बात? नहीं, राकेश जी हमारे नेता हैं, हमारे सांसद हैं, ये तो नहीं, ऐसा नहीं, हमारे सांसद हैं और हमारे अच्छे बहुत संबंध हैं। और चुनाव में आपको ध्यान होगा कि उनके चुनाव के समय भी घर में बेटी का विवाह था, उन्होंने मुझसे बातचीत की। मैंने बोला सुबह से लेकर 2 बजे तक आप जहाँ भी जनसंपर्क मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो जनचर्चाएं हैं उसके आधार पे कह रहा हूँ कि कोई मतभेद आपके बीच में कहा जाता है कि रहते हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं कि प्रभा महापौर की किसी से नहीं पटती, बब्बू से नहीं पटती, शरद जैन से नहीं पटती, अंचल जी से नहीं पटती, राकेश जी से नहीं पटती, पर ऐसा नहीं है। हम सब पार्टी के अंदर ऐसा कहा क्यों जाता है? बातचीतों में मतभेद हो सकता है, कार्य प्रणाली में मतभेद हो सकता है, पर जब हम किसी विज़न के लिए काम कर रहे हैं, शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो जीत होती है तो सबसे पहले बधाई देने वालों में प्रभात साहू रहेंगे। बिल्कुल, पार्टी के मैं तो अभी भी अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता हूँ और राकेश जी सांसद हैं, हमारे नेता हैं, मतभेद का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग हैं। मैं महापौर के रूप में काम कर रहा हूँ, वो सांसद के रूप में काम कर रहे हैं, विधायकों के रूप में काम कर रहे हैं। अब ये बात हो सकता है कई बार बातचीत का काम करते समय हम कुछ काम को किसी ढंग से चाहते हैं और कोई जनप्रतिनिधि किसी ढंग से चाहते हैं। तो आप एक छोटी सी बात आप देखेंगे, एक परिवार में 4 भाई होते हैं, उनमें भी तो कहीं ना कहीं खटास होती है, बातचीत तो होती ना। तो इतना वैसी सिर्फ वैसी खटास है अभी? इतने बिल्कुल हमारे 100%। महापौर जी, युवा वोटर निर्णायक की भूमिका में इस बार पहली बार देश के सामने परिदृश्य सामने आया है। कितनी उम्मीद है युवाओं को लेकर कि भाजपा को जो है भाजपा के समर्थन में वोट किए हैं, कर चुके हैं वो? देखिए, युवा के सामने उसका भविष्य का प्रश्न है। जब युवा अपना पढ़ लिख कर निकलता है, आज जबलपुर से पलायन क्यों हो रहा है? जबलपुर में जितनी हमारी फैक्ट्रियां थीं, आप अगर थोड़ा सा उसको गहराई से जाएंगे तो जबलपुर के अंदर इंदौर, भोपाल और ग्वालियर और जबलपुर, इन 4 शहरों की अपेक्षा जबलपुर में सबसे ज़्यादा पान के टपरे आपको मिलेंगे, चाय के टपरे मिलेंगे, क्योंकि लोगों के पास रोज़गार के साधन नहीं है। हमारे पास पहले फैक्ट्री हुआ करती थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पास थी, GCF फैक्ट्री हमारे पास थी, व्हीकल फैक्ट्री, 4 बड़ी फैक्ट्रियाँ थी जिस पर हमारे यहाँ के लोगों की भर्तियाँ हुआ करती थी और लोगों को रोज़गार मिलता था, उनका परिवार चलता था। धीरे धीरे केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जो अपेक्षाएं की गई, उसके चलते भर्तियाँ बंद हो गई। आज वो सारी की सारी फैक्ट्रियाँ बंद होने के कगार में आ गई। यदि इन्हीं तमाम फैक्ट्रियों को हमारी केंद्र की सरकार हाथों हाथ लेकर इसको आधुनिकीकरण करते और उसमें फिर लोगों को रोज़गार मिलता, तो एक तो लोगों को रोज़गार मिलता, और युवा आज सबसे ज़्यादा असमंजस में है कि जबलपुर में रोज़गार नहीं है, बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, बड़े उद्योग नहीं हैं,
मैं समझता हूँ केंद्र में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जबलपुर के चाहे माननीय सांसद जी हों, हम हों, विधायक हों, हम सबकी प्राथमिकता ये होगी कि जबलपुर में बड़े रोजगार हों। जबलपुर का जो युवा जबलपुर से पलायन करके जा रहा है वो जबलपुर में उसकी प्रतिभा का उपयोग जबलपुर में ही हो। और मैं समझता हूँ कि आज युवा सबसे ज़्यादा चिंतित है तो अपने भविष्य को लेकर। पूरे देश के अंदर एक वातावरण है, संकट है, और मैं समझता हूँ कि आज रोज़गार का एक बड़ा कारण युवाओं के सामने है। तो मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से जब रोज़गार बढ़ेगा तो युवाओं को लाभ मिलेगा, और उसके कारण से आज पूरे देश का जो युवा है, मैंने ऐसा पहली बार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा कि जब पिछली बार नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम आए, बहुत सारे नौजवान बच्चों ने, बेटियों ने मुझसे संपर्क किया और ये बोला कि नरेंद्र मोदी जी की सभा में वो जाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके प्रोसेस क्या है। तो ऐसा रुझान शायद राजनीतिक मतलब मेरे अपने 30-35 साल के करियर में मैंने कभी नहीं देखा। पहला अटल जी के समय एक था कि लोग, अटल जी के समय भी मैंने वो चीज़ देखी कि अटल जी, माननीय अटल जी को लोग सुनने जाया करते थे। उनकी वाक शैली, उनकी वाकपटुता, उनके बोलने का तरीका, इतने प्रभावित होते थे लोग कि चाहे बूढ़ा हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल संबंध रखता हो, लेकिन अटल जी को सुनने जाया करता था। आज उनकी भी लोकप्रियता से बढ़कर नरेंद्र मोदी जी का जो ग्राफ पूरे युवाओं के बीच में एक जुनून जिसको कहना चाहिए, और उसके पीछे युवाओं को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, जो मैं समझ। वोटिंग परसेंट जो है 2009 के मुकाबले इस बार काफ़ी ज़्यादा भी रहा। क्या आप अपने पक्ष में मानते हैं कि भाजपा को ये वोट परसेंट इसका फ़ायदा मिलेगा? निश्चित रूप से जब भी मतों का प्रतिशत बढ़ता है और विशेषकर युवाओं का जो प्रतिशत बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस देश का युवा अपने भविष्य को लेकर नरेंद्र मोदी जी के साथ जाना चाहता है। महापौर जी, अब काफ़ी वक्त कम, बेहद कम समय बचा है मतगणना के रुझान आने में। किस प्रकार की उम्मीद आखिरी बार की ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितना परसेंट, कितने फीसदी वोट या कितना आंकड़ा किस तरफ रहेगा? मेरा अपना आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश के अंदर 25 से 26 सीटें, हम 26 सीटों के आसपास चुनाव लोकसभा की सीटों को हम जीत हासिल करेंगे, और प्रदेश के जो हमारे माननीय सांसद चुनकर जाएंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को एक बहुत महत्व भी मिलेगा। और हम सब तो बड़े विश्वास के साथ इस बात में हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का भला होगा। एक तो विधानसभा में करारी हार, लोकसभा के एग्जिट पोल के नतीजों से तो लगता है कि कांग्रेस का खाता भी बहुत आसानी से खुलने वाला नहीं है। कांग्रेस निराशा के वातावरण में, तो क्या भविष्य देखते हैं? और कांग्रेस ने अपनी हार मान ली, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और उसका कारण है कि पिछले 10 वर्षों में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, उनका केंद्रीय नेतृत्व उसके लिए पूरी तरह दोषी हो। भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं पार हो गई, रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं हुए, महंगाई ने तमाम सीमाएं पार कर दी, और जो कुछ भी परिदृश्य सामने आया उससे कांग्रेस के अंदर का कार्यकर्ता स्वयं निराश है। वो मानता है इस बात को कि उन्होंने भले ही राहुल गांधी के लिए प्रयास किया, लेकिन युवाओं के बीच में वो अपनी बात जिस वजनदारी के साथ आना थी वो विश्वास नहीं जीत पाए। हालांकि जो मैं अब आखिरी सवाल जो पूछने जा रहा हूँ वो तो काल्पनिक प्रश्न ही कहा जाएगा, क्योंकि मतगणना के नतीजे नहीं आए हैं। अगर सांसद जी निर्वाचित होते हैं तो आपके पूरे कार्यकाल में किसी योजना में आपके साथ बहुत कम ही दिखाई दिए हैं। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं आपका भी कार्यकाल कम बचा है, अब आपके साथ ही नजर आएंगे, कोई अच्छे काम होंगे शहर विकास को लेकर? बचा हुआ समय भी कार्य देगी। क्या होता है कि सांसद होने के नाते बहुत सारी उनकी बैठकें दिल्ली में होती हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसके चलते जब भी हम कोई बड़ा कार्यक्रम करते थे, निश्चित रूप से हम उनसे बातचीत करते थे, समय लेते थे, पर बहुत सारी बात ऐसा कुछ इत्तेफाक जुड़ा कि जो संसदीय बैठकें उनकी विभिन्न समितियों में होने के कारण से कई बार बाहर जाके त्रिपुरा में बैठक हो रही है, कहीं और जगह बैठकें हो रही, तो उनकी जो संसदीय बैठकें होती हैं उन संसदीय बैठकों में व्यस्त होने के कारण से, लेकिन जबलपुर के विकास को लेकर हम सब लोग एकमत हैं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, और मैं समझता हूँ कोई किंतु परंतु होना भी नहीं चाहिए। महापौर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हम लोग। थैंक यू। ये थे महापौर प्रभात साहू, मतगणना के पहले राजनीतिक तस्वीर पर पूरी हमारे साथ चर्चा कर रहे थे, अपने राजनीतिक अनुभव बता रहे थे, और जिस प्रकार से उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के कारण और केंद्रीय राष्ट्रीय पटल में नरेंद्र मोदी के कार्यों के कारण जिस प्रकार का जुनून पूरे देश में नजर आया, उससे भाजपा की सरकार बनना तय है।